नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बेस्ड है PYQs पर, और आज हम करने जा रहे हैं उसका पार्ट 4। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को विद फैक्ट्स, बिना अपना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ किंग लुई 16 बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति से पहले राजा लुई 16 यानी 16वें का वित्त मंत्री कौन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लुई 16 के काफी सारे यानी मल्टीपल फाइनेंस मिनिस्टर थे बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो करेक्ट इन आंसर है वो है हमारा जैक स्नेकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो, पहले था टुरगोट, जो था 1774 से 1776 तक, ठीक है। फिर था जैक स्नेकर, ठीक है, जो 1777 से 1781, और उसके बाद 1788 से 1789 तब ये फाइनेंस मिनिस्टर था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इस टाइम पर, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो थर्ड था वो था चार्ल्स टी कैलन, जो 1783 से 1787 तक था। और लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 was जैक स्नेकर, which is right answer. Option A is the right answer. Move on to the next question. Question number 2. Which finance minister was dismissed by Louis XVI after he proposed reforms that included tax the nobility? लुई 16 लुई 16वें ने किस वित्त मंत्री को बर्खास्त कर दिया था क्योंकि उसने कुलीन वर्ग पर कर लगाने सहित अन्य सुधार प्रस्ताव किए थे? तो दोस्तों, जो लुई 16 है उसने डिसमिस कर दिया था ऑप्शन सी, चार्ल्स टी कैलन को डिसमिस कर दिया था लुई 16 ने, क्योंकि उसने प्रपोज किया था कि एक काम करते हैं, रिफॉर्म्स लेकर आते हैं जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं टैक्स देना, जो नोबिलिटी लोग हैं वो भी टैक्स देंगे। तो इस वजह से जो राजा था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी और उसने उसको डिसमिस कर दिया था। जो चार्ली कैलन है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो टाइम पीरियड है वो है 1783 से 1787 तक है, ठीक है। इसने रिफॉर्म्स लाए थे, टैक्स लाया था नोबिलिटी के लिए, ताकि वो रिजॉल्व कर सके, किसको कर सके रिजॉल्व? फ्रांस की फाइनेंशियल क्राइसिस को। इसी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा विरोध मिला नोबिलिटी के साइड से, ठीक है, कुलीन वर्गों के साइड से बहुत ज़्यादा इसको विरोध मिला और इसको इसके पद से डिसमिस कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Charles T. Calhoun was dismissed as a finance minister because of his inability to handle what major issues? अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन का आंसर। चार्ल्स टी कैलन को किस प्रमुख मुद्दे को संभालने में असमर्थता के कारण वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था? तो दोस्तों, किस पद से किस चीज के लिए? टैक्सेशन रिफॉर्म्स के कारण उसको डिसमिस कर दिया गया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब कर्जा बढ़ रहा था और बजट घाटे में था तो इसके कारण क्या हो रहा था, फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे। तो चार्ल्स टी कैलन ने सोचा कि ठीक है, हम कुलीन वर्ग को भी थोड़ा सा बोलते हैं कि आप भी टैक्स दो ताकि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ी अच्छी हो सके। लेकिन लोगों ने उसका बहिष्कार किया और उसको ही पद से हटा दिया। और कौन लोग थे ये कुलीन वर्ग के ही लोग थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले ही थे। इसको अपनी नीतियों के लिए समर्थन हासिल नहीं हुआ और ये असमर्थ हो गया इस रिफॉर्म को लाने के लिए, जिसकी वजह से इसका पोजीशन भी चली गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4. विच डॉक्यूमेंट प्रोक्लेम्ड द बेसिक राइट्स ऑफ फ्रेंच सिटीजन? किस दस्तावेज ने फ्रांसीसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की? तो दोस्तों, आपको बहुत बार करा चुकी है क्वेश्चन भी। तो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये डॉक्यूमेंट था जो अडॉप्ट किया गया था बाय द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। कब किया गया था? अगस्त
26 1789 को, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें स्टैब्लिश किया गया था फंडामेंटल राइट्स को, जो कि इंडिविजुअल के लिए थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, प्रॉपर्टी का राइट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उसको इसके अंदर समाहित किया गया था, इसके अंदर लिया गया था। ये इनलाइटमेंट आइडियाज थे, जो बहुत सारे फाउंडेशंस थे जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स उससे लिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द वुमेन मार्च ऑन वर्साइल्स? वर्साइल पर महिलाओं के मार्च का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मेन कारण क्या था वर्साइल पर जो मार्च की थी वुमेन्स ने? वो पहली बात तो वो की थी अक्टूबर 5 1789, क्योंकि प्रोटेस्ट करा था उन्होंने हाई ब्रेड प्राइसेस के अगेंस्ट हाई ब्रेड प्राइसेस के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1789 में जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज झेल रहा था, और जो प्राइस थे ब्रेड के वो एकदम से आसमान छूने लगे थे, और ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी कॉमन पीपल के लिए कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को फूड प्रोवाइड कर सकें। तो जो थाउजेंड्स ऑफ प्रशियंस वुमेन थी, उन्होंने डिमांड्स की ब्रेड्स की कि हमें खाने के लिए तो कुछ दो, और और बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की, यानी कि आर्थिक सुधारों की मांग करी। और इस मार्च के चक्कर में क्या हुआ, जो शाही परिवार था उसको पेरिस आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ये लोग तो पेरिस से थोड़ा सा दूर रह रहे थे, बिल्कुल शांति में अपने पैलेस में। तो उन्होंने कहा कि आप पेरिस वाले पैलेस में रहो, आपको पता लगना चाहिए कि हाँ जो आपकी जनता है वो कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रही है। अगर आप उनसे दूर बैठोगे तो आपको तो कुछ समझ आएगा ही नहीं। वैसे तो लुई 16 और उसकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल ही निर्दयी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इन लोगों ने उसको विवश कर दिया कि अब यू हैव टू कम टू पेरिस, कि आप पेरिस में आओ और देखो कि क्या चल रहा है पेरिस में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई ब्रेड प्राइसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, who was the finance minister during the early stage of the French Revolution who supported reforms to control the deficit? फ्रांसीसी क्रांति के प्रारंभ चरण के दौरान कौन से वित्त मंत्री ने घाटे को नियंत्रित करने के लिए सुधारों का समर्थन किया था? तो दोस्तों जैक्स नेकर था, जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसको वापस से रीअपॉइंट किया गया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और कब किया गया था? इन 1788 में, ठीक है, जब फ्रांस सर्वल फाइनेंशियल क्राइसिस देख रहा था। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए गए, ट्रांसपेरेंसी लाई गई कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंड करी है उसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कि जितना भी सरकारी खर्च हो रहा है हम उसको अपनी जनता को बता देते हैं कि कितना कितना खर्चा हो रहा है। जो आर्थिक मुद्दा था, यानी इकोनॉमिकल जो क्राइसिस थे, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेट जर्नल को बुलाने की सलाह दी गई, ठीक है, 1789 में। क्योंकि जो जैक्स नेकर था वो जो कॉमन पीपल थे उसमें थोड़ा सा फेमस था। फिर 11 जुलाई 1789 को उसको भी बर्खास्त कर दिया गया, और जनता जो थी ना उसके अंदर और आक्रोश फैल गया कि उसको क्यों बर्खास्त कर दिया, वो तो थोड़ा बहुत तो हमारे बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो फिर जो लोग थे उसने बेस्टील पे हमला कर दिया था 14 जुलाई, आपको पता है ये वाली बात, तो 1789 में, और उसने इसमें योगदान भी दिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस्ड a reform plan to raise new taxes and was opposed by the French nobility? किसने नए कर बढ़ाने के लिए सुधार योजना पेश की जिसका फ्रांसीसी कुलीन वर्ग ने विरोध किया? आपको पता है इसका आंसर, थोड़ा सा रिपीट हो गया ये, आई एम सॉरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चार्ल्स डी कॉलन ने किया था। एक बार फिर से बता देती हूँ इसका टर्म, 1783 से 1787 आप लोगों को लर्न ही होगा इससे, कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव ही चीजें हैं, अगर रिपीट भी हो रही हैं तो ऑप्शन बनता है इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर?
आतंक के शासन के दौरान किस उपकरण का उपयोग फांसी देने के लिए किया गया था? तो दोस्तों आई होप आपको याद होगा कि जब रेन ऑफ टेरर था वो कब हुआ था, 1793 से 1794 तक हुआ था रेन ऑफ टेरर। और किसने करा था ये रेन ऑफ टेरर? मैक्समिलियन रोबोस्पेयर के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। मैक्समिलियन रोबोस्पेयर आया था उस टाइम पे सत्ता में, तो उसने सोचा, उसकी जो थिंकिंग ये थी कि जो भी उसके खिलाफ है उसको देशद्रोही बोलकर उसको गिलोटिन चढ़ा दो। गिलोटिन एक टूल था जिसके ऊपर ऐसे गिलोटिन एक टूल था जिसके कारण लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था सडन एकदम से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर जब रेन ऑफ टेरर हुआ था दोस्तों, बहुत ही मास लेवल पे इस बंदे ने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था कि इसको इसीलिए कहते हैं रेन ऑफ टेरर। मतलब देखो हर जगह लाश ही लाश थी, कुछ भी हल्का सा कुछ कह दे इसके खिलाफ उठाया इसने और उसको ग्लोटिन चढ़ा दिया, मार दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसके टाइम पर रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। तो अब बात करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? आतंक के शासन के दौरान किसका निष्पादन किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन बी, लुई 16 एंटोनेट, मैरी एंटोनेट का किया गया था। गिलोटिन से उनको मार दिया गया था देशद्रोही के आरोप में। लुई 16 को तो जो किंग था उसको तो एग्जीक्यूट कर दिया गया था जनवरी, उसको मार दिया गया था जनवरी 21 को इन 1793। और जो क्वीन थी, जो मैरी एंटोनेट थी, उसको मार दिया गया था अक्टूबर 16 को 1793 में। मतलब कुछ ही महीनों के बाद उसकी वाइफ को भी मार दिया गया था बाय रोबोस्पेयर। लुई 16 को राजद्रोह के लिए मार दिया गया था और मैरी एंटोनेट को क्रांति के खिलाफ साजिश रचने के लिए मार दिया गया था। और ये सब किसके नेतृत्व में हुआ था? मैक्समिलियन रॉबेस्पेयर के नेतृत्व में हुआ था। इसने अपने जो आतंक का शासन था उसके टाइम पर जितने भी राजघराने थे, कुलीन लोग थे, इन सबको निशाना बनाया था और गिलोटिन द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच रेवोल्यूशनरी लीडर वॉर assassinated इन हिज बाथ? कौन से क्रांतिकारी नेता की हत्या उसके स्नान के दौरान की गई थी? तो दोस्तों जो जीन पॉल मार्ट थे उनको मार दिया गया था उनके ही बाथटब में। ये जो जीन पॉल मार्ट थी ये फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर वे एक बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी पत्रकार थे। ठीक है, और क्रांतिकारी नेता भी था। ये आतंक का शासन हुआ था वो, ये जो बंदा है ये उसका एक बहुत ही बड़ा समर्थक था कि सही कर रहे हो आप, ऐसा सोचता। इसका समाचार पत्र था डू लामी डू पीपल। ठीक है, इसका समाचार पत्र था लोगों का मित्र। इसके माध्यम से इसने जितने भी क्रांतिकारी थे, प्रति क्रांतिकारी थे, उनको फांसी देने का आह्वान किया था, मतलब लिखा था उसके बारे में। और 13 जुलाई को क्या हुआ? 13 जुलाई 1793 को वो बाथटब में था और गिरोंडेंस थे ना, जो गिरोंडन समर्थक था, चार्लोट कार्डिल था गिरोंडेंस का समर्थक, उसने चाकू घोंपकर इसको मार दिया था। और जो जैकोबिन्स थे उनके उनके हिसाब से इसको शहीद किया गया था, लेकिन बाकियों के हिसाब से इसको मार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जैकोबिन क्लब के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सहमति रखता था, तो अगलों ने इसको कहा कि ये शहीद हो गया, पर बाकी लोगों के लिए इसकी हत्या हो गई। ठीक है, तो इस बंदे ने इसको चाकू घोंपकर इसके ही बाथटब में मार दिया था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which government replaced the monarchy after the execution of लुई 16? लुई 16 के निष्पादन के बाद किस सरकार ने राजशाही की जगह ली? तो दोस्तों वो ली थी द फ्रेंच रिपब्लिक। ठीक है, वो ली थी फ्रेंच रिपब्लिक ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द फ्रेंच रिपब्लिक ने राजशाही की जगह ली थी। जो फ्रेंच मोनार्की थी वो ऑफिशियली अबॉलिश हो गई थी, खत्म हो गई थी सितंबर 21 को 1792 में। ठीक है, और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया था गणतंत्र, और किसके द्वारा? नेशनल कन्वेंशन के द्वारा। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 12। विच सोशल क्लास बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन?
फ्रांसीसी क्रांति से किस सामाजिक वर्ग को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो ऑब्वियसली आपको पता है, पीजेंट्स और मिडिल क्लास लोग थे बेचारों, उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिला, क्योंकि इन लोगों ने ही तो क्रांति शुरू की थी, इन लोगों के राइट्स के लिए ही तो क्रांति शुरू हुई है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी ऑफ कोर्स इन लोगों को मिलेगा, पीजेंट्स और मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि जो समानती थे, जो कुलीन वर्ग था और मतलब फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट था, उनका जो राजशाही के चक्कर में जो भी विशेष अधिकार थे वो सब खत्म हो गए। भूमि सुधार से जितने भी लोगों को जमीन मिली वो जमीन के मालिक बनने लग गए। नहीं तो पहले तो ऐसा होता था ना कि पादरी लोग सारी की सारी जमीनों को रख लेते थे अपने पास, और इनकी इकोनॉमिकल जो इतनी भी चीजें थी वो बहुत ज्यादा सुधरने लग गई थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सो व्यूअर्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच फिलोसोफर्स आइडिया इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन? किस दार्शनिक के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया? तो दोस्तों, जो फिलोसोफर था जिसके आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड हुए, जिसके आइडियाज से लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो था जीन जैक्स रूसो। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीन जैक्स रूसो के जो आइडियाज थे, जो वो इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन्होंने बुक भी लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, जिसमें इन्होंने तर्क दिया था कि जो संप्रभुता है वो जनता की होनी चाहिए, राजाओं की नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के विचार को भी बढ़ावा दिया था इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्वतंत्रता, समानता, सामान्य इच्छा में जितने भी विश्वास रखते थे फ्रांसीसी क्रांति, उनके आदर्शों की नींव रखी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन और आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डिड द सेंस क्लॉथ सिंबलाइज? सेंस क्लॉथ्स किसका प्रतीक थे? जो सेंस क्लॉथ्स है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब मीनिंग होता है इसका, ये होता है कि घुटने तक की पतलून के बिना, घुटने तक की पतलून के बिना, इसका मीन्स होता है सेंस क्लॉथ्स का। ठीक है, जो अभिजात वर्ग और धनी वर्ग के द्वारा पहने जाने वाले घुटने तक के पतलून को डिनाई करते हैं, कि जो ये लोग घुटने तक के जितने भी पतलून हैं उनको पहनते हैं, उसको डिनाई करते हैं, अस्वीकार करते हैं और ये संकेत देते हैं। ये बेसिकली शहरी श्रमिक, कारीगर, जो छोटे दुकानदार हैं, वो थे सेंस क्लॉथ जितने भी लोग थे ये, जो इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और जितने भी सोशल जस्टिस है उनके विचारों का समर्थन करते थे, क्रांतिकारी थे ये। बेस्टील पे जो आक्रमण किया था उसमें ये लोग भी शामिल थे। राजशाही के पतन और आतंक के शासन में इन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्किंग क्लास रेवोल्यूशनरी। ठीक है, श्रमिक वर्ग के क्रांतिकारी थे सेंस क्लॉथ्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। व्हाट हैपेंड टू रोबेस्पियर एट द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर? तो दोस्तों, क्या हुआ था आतंक के शासन के अंत में रोबेस्पियर का? तो दोस्तों, उसको क्या कर दिया था, ग्लोटिन ही चढ़ा दिया था। उसने लोगों को जैसे मारा था उसको भी वैसे ही मौत मिली थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ही वॉज एक्सिक्यूटेड बाय द ग्लोटिन। जब उसकी तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी और उसकी हत्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर लोगों ने विरोध किया और 27 जुलाई 1794 को नेशनल कन्वेंशन के द्वारा 27 जुलाई 1794 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। और नेक्स्ट ही डे 28 जुलाई 1794 को इसको पेरिस में ग्लोटिन की फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन हो गया था इसके साथ। और मृत्यु के बाद इसका जो जितना भी रेन ऑफ टेरर था सब एंड हो गया, खत्म हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Which war deeply affected France financial stability before the revolution? फ्रांसीसी क्रांति से पहले कौन सा युद्ध फ्रांस के वित्तीय स्थिरता को पूरी तरह प्रभावित किया? तो दोस्तों, 7 ईयर वॉर्स था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रांस ने सपोर्ट किया था अमेरिकन कॉलोनीज को जो अगेंस्ट थी ब्रिटेन के, जो कि था 1775 से 1783 में। यहाँ पे फ्रांस ने सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन जो उसने काफ़ी सारे कॉस्ट डाले इसके अंदर सपोर्ट करने में, जिससे क्या हुआ, जो उसका फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो और बढ़ते गए। फाइनेंशियल क्राइसिस में इसी की वजह से फ्रांस आया था सबसे पहले तो। ठीक है, फ्रांस बैंकक्रप्ट हो गया था लेटर 70-80s में। ठीक है, और फिर जो लुई 16 था, किंग था जो, उसको फिर उसके चक्कर में जब बैंकक्रप्सी हो गई तो अब फाइनेंसेस अच्छे करने के लिए क्या किया उसने, थर्ड स्टेट पर और भी ज़्यादा नए नए टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन उभरा था। ठीक है,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इसको 7 ईयर वॉर्स भी कहते हैं, जो अमेरिकन कॉलोनीज और ब्रिटेन के बीच में हुआ था 1775 से 1783 तक। तो ये 7 ईयर वॉर्स भी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच रेडिकल ग्रुप कंट्रोल्ड फ्रांस ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर? आतंक के शासन के दौरान किस कट्टरपंथी समूह ने फ्रांस पर नियंत्रण किया? दोस्तों आंसर बताओ फटाफट से, सोचो मन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैकोबिन क्लब। ठीक है ना, जैकोबिन्स थे जो, उनका ही नेतृत्व किया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, जिन्होंने सुरक्षा समिति की स्थापना की थी। और राजा जो लुई 16 था और मैरी एंटोनेट थी, उसके ही साथ में बहुत सारे लोगों को गिलोटिन चढ़ा दिया था, फांसी चढ़ा दी थी। और जो गिरोंडिन्स ये इसके प्रतिद्वंदी थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18, हु टुक कंट्रोल ऑफ फ्रांस आफ्टर द फॉल ऑफ द डायरेक्टरी? निर्देशालय के पतन के बाद किसने फ्रांस पर नियंत्रण किया? तो दोस्तों डायरेक्टरी के पतन जब हुआ था, वो कब हुआ था पहले बताती हूँ। 1799 में डायरेक्टरी का पतन हो गया था। उसके बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट, उसने नियंत्रण कर लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो डायरेक्टरी थी वो 1795 से 1799 तक थी। ठीक है, ये एक वीक डायरेक्टरी थी, करप्टेड था, इसके अंदर गवर्नमेंट का जो सिस्टम था। ठीक है, और 9 नवंबर 1799 में नेपोलियन ने तख्ता पलट कर दिया था और डायरेक्टरी को उखाड़ दिया था। उसके बाद जो नेपोलियन था, उसने खुद को फ्रांस का कॉन्सुल बना दिया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी। विच लॉ वॉज पास टू अबॉलिश फेडरल प्रिविलेजेस इन फ्रांस? फ्रांस में सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए कौन सा कानून पारित किया गया था? तो दोस्तों फ्रांस में सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए अगस्त डिक्रीज जैसा कानून पारित किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो कि 4 से 11 अगस्त 1789 को हुआ था, इशू किया गया था। किसके द्वारा? नेशनल असेंबली के द्वारा इशू किया गया था दोस्तों, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो डिक्रीज था, ये इसमें क्या हुआ था, सामंती विशेषाधिकार थे, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के जितने भी फ्रीडम थी, जितनी भी स्पेशल राइट्स थे नोबिलिटी और क्लर्जी के, उनको अबॉलिश कर दिया गया था। और जो कर की छूट थी इन लोगों पर, वो भी अबॉलिश कर दी गई थी। सभी नागरिकों को अब समान टैक्स देना पड़ेगा, ये बोला गया था। और समानता न्याय स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इस वाले कानून ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, हु रॉट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक दैट इन्फ्लुएंस्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जिसने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, किसने लिखी? इजी है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी भी बताया था, क्वेश्चन पहले भी आपको मैंने डिटेल में बता दिया था। जीन जैक्स रूसो ने लिखी थी, पब्लिश की थी 1762 में। वो एब्सोल्यूट मोनार्की के खिलाफ था और सोशल इक्वालिटी के साथ था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू सो मच दोस्तों।